हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और हम कर रहे हैं आज 8th क्लास की साइंस का 8th चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज हम सेल के बारे में जानेंगे कि उसकी संरचना क्या होती है और उसके कार्य क्या हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस इज़ ईदर लिविंग और नॉन लिविंग। हम जानते हैं कि जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं या तो वो जीवित हैं या फिर वो निर्जीव हैं। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टन बेसिक फंक्शन। और सभी जीवधारी जो होते हैं वो कुछ फंक्शंस यानी कुछ कार्य उनके अंदर होते हैं, जैसे कि सांस लेना, वृद्धि करना या फिर पाचन क्रिया या और कुछ फंक्शंस हैं जो सर्टनली बॉडी में पाए जाते हैं। और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं पाया जाता है। डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। और जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका एक सेट ले लीजिए, यानी मान लीजिए ब्रीदिंग प्रोसेस है तो उसमें नोज़, लंग्स, तो ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो इनका एक ग्रुप होता है ऑर्गन्स का, और वो एक हमारा सिस्टम बनाते हैं जो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। In this chapter you shall learn about the basic structural unit of an organ। और हम इस चैप्टर में जानेंगे कि जो ऑर्गन है, जो हमारा अंग है, उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, उसकी इकाई क्या है, जिसे हम सेल कहते हैं। Cell may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. सेल जो है वो हमारे शरीर में एक ईंट का कार्य करता है। ईंट यानी जो जिनसे हमारी बिल्डिंग्स यानी मकान बनते हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती है सेल छोटी होती है, यूनिट होती है वो। लेकिन जो कार्य है हमारे शरीर में सेल वही करती है जो ब्रिक्स बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं, क्योंकि हम लोग ईंट लगा लगा कर ही बिल्डिंग्स बनाते हैं। सिमिलरली द सेल आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। और इसी प्रकार से जो सेल हैं वो एक दूसरे में ज्वाइंट होकर छोटे छोटे सेल होते हैं, वो किसी भी बॉडी का ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी कोई ऑर्गन बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और उससे हमारा शरीर बनता है। डिस्कवरी ऑफ सेल। Robert Hooke in 1665 observed slice of cork under a simple magnifying device। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने 1665 में ये ऑब्ज़र्व किया कि जो कॉर्क होती है रबड़ की, बार्क ऑफ अ ट्री, ये हमारे पेड़ के एक हिस्सा है कॉर्क जो होती है, और उसको आप अगर ऑब्ज़र्व करो माइक्रोस्कोप के नीचे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है ये। तो इसमें जो है ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं और जो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं लाइक दिस। तो इसी तरीके से उन्होंने नोटिस किया कि जो हमारा जो कॉर्क है उसमें एक पैटर्न बना है, पैटर्न ऑफ बॉक्स है, कंपार्टमेंट बने हुए हैं। और देन दीज बॉक्स अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम। और जो ये बॉक्स हैं वो कुछ मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाई द अ वॉल और पार्टीशन। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो बॉक्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या तो किसी पार्टीशन के ज़रिए या फिर किसी दीवार के ज़रिए। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल और फॉर ईच बॉक्स। और उन्होंने हर बॉक्स को सेल का नाम दिया। वॉट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल। तो क्या जो हुक ने ऑब्जर्व किया वो डेड सेल थे। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तो सेल जो होते हैं उनको जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो तभी कर सकते हैं जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी यानी उसकी खोज जो है वो इम्प्रूव हो सके। वेरी लिटिल वॉज नो अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। और आपको पता है रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन के 150 साल बाद भी मतलब इसकी जो जानकारी थी वो बहुत थोड़ी थी। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। लेकिन आज के समय में हम सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। क्यों? क्योंकि जो आज के हमारे माइक्रोस्कोप हैं वो इतने ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गए हैं, इतने ज़्यादा उस पहले समय से, कि हम उसमें हाई मैग्निफिकेशन की वजह से हम सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। So we can say that all living organisms are made up of one or more cell. In unicellular organism, a single cell performs all life functions. But in multicellular organism, the cell is specialized to perform certain functions.
तो अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। द सेल बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। यानी जो हमारे या तो मकान में जो ईंट टुकड़ा होता है या फिर हमारे शरीर में सेल होते हैं, वो दोनों ही हमारी शरीर की एक स्ट्रक्चर यूनिट है। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट यानी हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग। द बिल्डिंग through builds of similar bricks have different design, shape and sizes। लेकिन जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनके जो ब्रिक्स होते हैं, ईंट होती हैं, वो अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग आकार के और अलग अलग साइजेस के होते हैं। Similarly, the living world organisms differ from one another, but all are made up of cell। इसी तरीके से, इसी प्रकार से हमारा जो जीवधारियों का जो विश्व है हमारा, जिसमें जो जीवित प्राणी रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके सेल स्ट्रक्चर की जो डिज़ाइन है या फिर शेप और साइज़ है वो अलग अलग है, लेकिन बने सब जो हैं वो सेल से ही बने हैं। सेल इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। लेकिन जो सेल्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ये नहीं है कि नॉन लिविंग ब्रिक्स की तरह हो, क्योंकि नॉन लिविंग ब्रिक्स जो हैं वो एक ही साइज़ में बनाए जाते हैं, एक ही साइज़ के बनते हैं, और उसको उसमें और हमारे सेल्स में ये डिफरेंस होता है। अ हेंस कैन बी सीन ईजली। अ हेन एग, जो मुर्गी का अंडा होता है, हम उसे आसानी से देख सकते हैं। इट इज़ अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। तो क्या ये एक सेल है या फिर ये सेल्स का ग्रुप है? तो ये पहेली जानना चाहती है। तो द आंसर इज द एग ऑफ अ hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye। तो जो मुर्गी का जो अंडा होता है वो एक सिंगल सेल है, एक ही सेल है, लेकिन वो इतना बड़ा होता है कि वो अनएडेड आइज मतलब नग्न आँखों से दिखाई पड़ सकता है, खुली आँखों से उसको देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म शोज वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। हर ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं उनमें इतनी विभिन्नता है कि उनके नंबर्स, शेप और साइज सब अलग अलग होते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व द स्टडी द लिविंग सेल्स? दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने लिविंग सेल की स्टडी और उस पर ऑब्जर्वेशन किस तरह से किया? उन्होंने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, जिससे कि जो चीज़ें हैं वो मैग्नीफाई होकर बड़ी दिखाई पड़ें। स्टेन्स आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ अ सेल ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। और उन्होंने स्टेन्स का, ये जो डाई होते हैं, जो कलर होते हैं, उनका इस्तेमाल किया, जिससे कि जो भी वो कुछ ऑब्जर्व करें वो क्लियरली दिखाई पड़े। हर भाग जो है वो रंग जाएगा, जो रंगीन पार्ट होगा वो अच्छे से नज़र आएगा। जैसे कि इन्होंने देखिए ऊपर वाले पिक में अनियन दिया है, तो ये अनियन का जो पील है, जो छिलका होता है, वो पीले रंग का नहीं होता है, वो हल्का सा गुलाबी रंग लिए होता है। लेकिन इसमें इन्होंने एक स्टेन करके और इन्होंने येलो दिखाया है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो लाखों की संख्या में हैं, और हर किसी की जो शेप है और साइज़ है सेल की वो अलग अलग है। देयर ऑर्गन ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल। और उनके जो अंग हैं, प्रत्येक के अंग जो हैं वो भी, उनका भी जो साइज़ होता है वो डिफ़र होता है, सब में विभिन्न होता है, और उसका साइज़, नंबर ऑफ सेल और शेप भी अलग अलग होती है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। कुछ के बारे में हम पढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल। Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like elephant? क्या आप नंबर ऑफ सेल काउंट कर सकते हो, गेस करके बता सकते हो कि एक बड़े से पेड़ में या फिर एक बड़े से जानवर जैसे हाथी, उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस और ट्रिलियंस। ये नंबर्स जो हैं वो थोड़े से नहीं होते हैं, ये बिलियंस और ट्रिलियंस में काउंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वारी इन साइज एंड शेप्स। तो जो हमारी बॉडी है, जो मनुष्य की बॉडी होती है, उसमें जो सेल्स के नंबर होते हैं वो ट्रिलियंस में होते हैं, और सबकी जो शेप्स और साइज़ हैं वो वारी मतलब डिफ़र होते हैं। वारी का मीन्स होता है भिन्न भिन्न होना। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। और हर ग्रुप के सेल का फंक्शन यानी कार्य जो है उसमें भी वैरायटी है, यानी एक सेल और एक ऑर्गन जो है वो एक ही कार्य नहीं करता। अगर हम किसी एक ऑर्गन को लें, उसमें जो सेल प्रेजेंट हैं वो सेल से मिलके बनता है, और फिर हम कहें कि उसी से सारे कार्य करा लें अपने शरीर के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बॉडी फंक्शन जो है उसमें जो भी सिस्टम है उसका अपना खुद का एक कार्य होता है और वो वही करता है। A billion is 1,000 million. A trillion is 1,000 billion.
तो अभी मैंने आपको बताया ट्रिलियन, तो हमारी बॉडी में उस अकॉर्डिंग कितने सेल्स हुए, 1000 बिलियन। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल कॉल्ड मल्टीसेलुलर। और जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक से ज़्यादा यानी एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं, तो हम उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। यानी मल्टी मीन्स मैनी और सेलुलर मतलब सेल, मैनी सेल्स ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यू कैन से मैनी सेल ऑर्गेनिज्म। वी आर यानी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। The number of cells being less in a smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. और किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल्स की मात्रा कम होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो उसके ऑर्गेनिज्म में फंक्शनिंग है उस पर कोई असर डालेगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ फर्टिलाइज एग। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो बिलियन सेल्स लिए ऑर्गेनिज्म हैं उनकी शुरुआत, उनके जीवन की उत्पत्ति भी एक सिंगल सेल से हुई थी जो कि एक फर्टिलाइज एग है। द फर्टिलाइज एग सेल मल्टीपल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज डेवलपमेंट प्रोसीड। और जो एक फर्टिलाइज एग होता है वो मल्टीपल करके उसके सेल के नंबर इंक्रीज कर जाते हैं, जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से मतलब 4 से 16, मतलब इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स डिवाइज होते जाते हैं और डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीड यानी विकास जो है वो होता चला जाता है। जैसे कि हम लोग में वृद्धि जो होती है, जैसे हम लोग बड़े होते हैं यानी कोई 1 साल का बच्चा है तो फिर कोई 5 साल का बच्चा है, तो उसमें भिन्नता है कि नहीं है? तो उसमें भिन्नता इसलिए है कि वो जो है वो अपनी उम्र के साथ उसमें सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं और वो उसमें डेवलपमेंट होता जाता है, उसमें विकास होता जाता है। Look at figure 8.3 A and B. Both organisms are made up of single cell. तो आप ये देख सकते हो, ये पहला दिया है अमीबा और दूसरा दिया है पैरामीशियम एंड बोथ आर सिंगल सेल। इन दोनों में एक ही सेल होता है, ये 1 सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं, इसीलिए इन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दे बोथ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि 2 एग्जाम्पल बताइए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, तो आप अमीबा पैरामीशियम के आंसर दे सकते हो। A single cell organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform. तो जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो सारे वो फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सिंगल सेल है तो वो सारे फंक्शन ना परफॉर्म करे या फिर उसको उस फंक्शंस को परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम हो। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, जैसे कि अमीबा है, कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड को पकड़ता भी है और उसको डाइजेस्ट भी करता है। रेस्पायर्स, एक्सक्रीट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, वो सांस भी लेता है और जो फूड हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट भी करता है, ग्रो यानी वृद्धि भी करता है और रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन क्षमता भी उसमें होती है। Similar function in multicellular organisms are carried out by a group of specialized cells forming different tissues. और यही सारे फंक्शंस जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ये सेल होते हैं वो टिश्यू बदलते हैं, यानी सेल जो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ये सारे फंक्शंस जो हैं वो उसमें परफॉर्म होते हैं। मतलब कि जैसे कि आपसे मैं बताऊं कि ये सेल है, सेल से टिश्यू बना, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू जो है वो ऑर्गन में डेवलप हो जाते हैं, यानी कोई भी ऑर्गन जो बनता है वो नंबर ऑफ टिश्यूज से बनता है और देन ऑर्गन सिस्टम बनता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सो ऑन। तो जो आपकी बॉडी है वो उसमें जो सिस्टम्स हैं वो बनते तो स्ट्रक्चर यूनिट यानी सेल से ही हैं। शेप ऑफ सेल्स,
शेप ऑफ सेल्स, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर 8.3। अभी हमने अमीबा का फिगर देखा, उसमें आप कैसे बता सकते हो कि इसकी शेप क्या है। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। आप कह सकते हो कि जो ये इसकी शेप है वो इरेगुलर है, यानी कि कोई भी नहीं आड़ा टेढ़ा बना रहता है। अमीबा को आप कैसे भी बना सकते हो। अगर आप डायग्राम आपको दिया जाए और आपने ऐसे अमीबा बना दिया है तो ये रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी शेप का होता है, उसकी शेप जो है वो बराबर बदलती रहती है। It keeps on changing its shape. Observe the projection of varying length protruding out its body। और ये क्या करता है, अपनी बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए उसके जो फॉल्स फीट होते हैं स्यूडोपोडिया, उनको आगे की तरफ बढ़ाता है और उसकी जो बॉडी है वो चेंज होती रहती है। और जब उसको जैसे फूड की सेंस होती है तो वो अपने स्यूडोपोडिया को, दो स्यूडोपोडिया जैसे कि ऐसे करके आपका फूड जो है वो उसको कैप्चर करना है, तो ये एक उसने प्रोजेक्शन बना लिया अमीबा ने, और ये उसका फूड है। तो वो उसने इसको इस तरह से स्यूडोपोडिया जो है बनाएगा और उसको कैप्चर कर लेगा और ये बंद कर लेगा, और फिर वो फूड जो है इंगेस्ट कर लेगा। तो वो अपने स्यूडोपोडिया को जो हैं, जो फॉल्स फीट हैं, उनको फूड कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करता है। और फिर ये जो फूड हैं, जब वो फीड कर लेता है, खाना खा लेता है, अपना भोजन फिनिश कर लेता है, तो ये जो स्यूडोपोडिया हैं, जो प्रोजेक्शन है, वो अमीबा में डिसअपियर यानी गायब हो जाते हैं। So the change in the shape is due to formation of pseudopodia which facilitate movement and help in capturing food। तो मैंने अभी जैसे बताया कि जो उसकी शेप बदलती रहती है, उसमें जो स्यूडोपोडिया हैं वो जब ज़रूरत होती है तो वो प्रोजेक्शन बना लेता है अमीबा, और अपने फूड को भी कैप्चर कर सकता है और बॉडी को मूव भी निरंतर मतलब कॉन्स्टेंटली करता रहता है। The white blood cell यानी WBCs in human bloods is another example of single cell which can be change its shape। और जो हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं हिंदी में, तो वो भी सिंगल सेल होती हैं और उनकी भी जो शेप है, उनका आकार जो है वो निरंतर बदलता रहता है। बट वाइल WBC इज़ अ सेल, लेकिन WBC जो हैं वो एक सेल होने के बाद भी अमीज़ा इज़ अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अमीबा तो जो है वो एक सिंगल सेल होने के बाद भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर WBCs जो हैं वो हमारी बॉडी में फिर क्या करती हैं। WBCs जो हमारी ह्यूमन बॉडी में होती हैं वो अपने जो शेप को चेंज करती हैं, उसकी मदद से जो हमारे शरीर में जर्म्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। What shape would you expect in organisms with millions of cells? Figure 8.4 ABC showed different cells such as blood, muscles and nerve in human beings। ये देखिए फिगर 8.4 दिया हुआ है और इसमें कुछ शेप्स दी गई हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ये जो ए हैं ये स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स हैं जिन्हें RBCs कहा जाता है, ये ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो बी वाला जो दिया हुआ है ये है हमारी मसल सेल, और ये जो दी हुई हैं ये हैं नर्व सेल। यानी ये जो सारी सेल्स हैं ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, इसका ये डायग्राम दिया हुआ है। एंड दीज सेल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन। जनरली सेल्स आर राउंड, स्पेरिकल एंड इलोंगेटेड। यानी जो सेल्स होती हैं गोल या स्पेरिकल या फिर लंबी होती हैं, उन्हें हम वो ब्लड सेल होती हैं, RBCs होती हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड। कुछ जो हैं वो दोनों तरफ से नुकीली होती हैं, दोनों तरफ से इनकी लंबी और पॉइंटेड होती हैं, जैसे कि अभी मैंने शेप बताई आपको नीचे ये मसल सेल में। और कुछ होते हैं नर्व सेल जो ब्रांचेस लाइक फिगर होता है, जैसे कि पेड़ में होता है। तो ये देखिए नर्व सेल में कुछ ब्रांचेस शेप दी हुई हैं, यानी जो हर सेल का जो शेप है वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग होता है और उसके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। इन नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन बोलते हैं। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज देयर बाय helping to control and coordinate the working of different parts of the body। और जो ये नर्व सेल्स होते हैं वो ब्रांचेस लाइक ज़रूर होते हैं, मगर हमारी बॉडी में ये ब्रांचेस लाइक जो नर्व्स फैले होते हैं वो मैसेज को कन्वे करने में, यानी जो हमारी बॉडी है उसके पूरे शरीर में जो मैसेज होता है वो ब्रेन तक ले जाने में, नर्वस सिस्टम में पहुंचाने में, यही ब्रांचेस लाइक
जो मसल्स या नर्व सेल्स होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? तो आप बता सकते हो कि जो हमारी बॉडी के कौन सा सेल स्ट्रक्चर ऐसा है जो हमारी बॉडी को आकार देता है। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन। तो जो भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन में बंद होते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड द शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और यही जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये किसी भी प्लांट या एनिमल सेल को शेप प्रोवाइड करती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल होती है यानी कोशिका भित्ति। जो इस कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका झिल्ली जो होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको कवर करती है और उसको एक एडिशनल कवरिंग देती है। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दी सेल। और यही उसको आकार देती है। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव्स अ सेल वॉल। और जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें भी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। साइज ऑफ सेल। अब हम देखेंगे कि साइज का आकार क्या होता है। अभी जैसे हमने बताया कि हर साइज जो सेल होते हैं उनके जो आकार हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। द साइज ऑफ द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर यानी माइक्रोमीटर और माइक्रोन, और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर। यानी इसमें ये आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं कोशिका उसके सेल के। कैसे? या तो वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं माइक्रोन यानी मिलियंथ ऑफ मीटर, मीटर का भी बहुत छोटा हिस्सा जिसे हम माइक्रोमीटर या भी माइक्रोन कहते हैं। और या फिर ये बहुत बड़े होते हैं, कुछ सेंटीमीटर तक के भी हो सकते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। और बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी उन्हें केवल हम माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। और वो नग्न आँखों से, खुली आँखों से हमें दिखाई नहीं पड़ सकते। दे नीड टू बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। उनको ज़रूरत होती है बड़े देखने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए माइक्रोस्कोप की। द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। और जब सबसे छोटा सेल होता है, सबसे छोटा सेल वो 0.5 से 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है बैक्टीरिया के अंदर। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 130 मिलीमीटर। यानी ये जो होता है वो लगभग 17 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर, 17 गुणे 13 सेंटीमीटर का होता है। और ये एक ऑस्ट्रिच का एग होता है। ऑस्ट्रिच आपको पता है जो फ्लाइटलेस बर्ड होती है ऑस्ट्रिच, उसका अंडा जो होता है वो सिंगल सेल होता है और लार्जेस्ट सेल माना जाता है। The size of the cell has no relation with the size of the body of the animal और प्लांट। तो सेल का साइज का कोई संबंध नहीं होता है कि शरीर के साइज से हो। यानी कि किसी भी जानवर या पौधे का जो साइज़ है उस पर डिपेंड नहीं करता है कि उसमें सेल की जो साइज़ है वो छोटी होगी या बड़ी होगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज इन अ रैट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सेल की जो साइज़ है वो एलिफेंट में बहुत बड़ा होगा और चूहे में बहुत छोटा। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। सेल का जो साइज़ है वो उसके कार्य से संबंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड द रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। तो जो नर्व सेल होते हैं, जो भी मैंने फिगर दिखाया था, वो ब्रांच शेप होते हैं और एलिफेंट और रैट में एक समान होते हैं। उनका स्ट्रक्चर जो है एक जैसा होता है और वो ब्रांच शेप इसलिए होते हैं कि वो नर्वस सिस्टम तक मैसेज प्रोवाइड करते हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। और इनका एक ही फंक्शन होता है दोनों के शरीर में कि मैसेजेस को पहुंचाना। बच्चों, इसके बाद हम सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वॉच दिस अगेन एंड थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।